हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा एलटी, जीआईसी और जीडीसी की जो परीक्षा संपन्न कराई जाती है उसमें कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखकर इन परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। तो अभी तक जो है हमने एलटी 2018 और जीआईसी 2017, 2021 और 2012 के प्रश्नों को हल करा दिया है। आज के इस वीडियो में जीआईसी की जो परीक्षा हुई थी 2009 में उसके प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। ये विज्ञापन भले ही 2009 का हो, लेकिन ये परीक्षा संपन्न कराई गई थी 2015 में। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र में पूछा गया था, जो जीएस से संबंधित था, वो अम्लराज अथवा एक्वारेजिया मिश्रण है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वारेजिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? HCl और HNO3 का। तो कितना इसमें मिश्रण किस अनुपात में किया जाता है? 1:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। और यह क्या है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया एक प्रबल अम्ल होता है जिसमें स्वर्ण, रजत, प्लेटिनम आदि कम क्रियाशील धातुएं भी घुल जाती हैं। इसे आभूषणों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो एक्वारेजिया के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया था, आप इसको एक बार देख लें। अगला प्रश्न है जो पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है। पिच ब्लेंड किसका मुख्य स्रोत है? तो पिच ब्लेंड जो है मुख्य स्रोत यूरेनियम का होता है। तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक मुख्य स्रोत है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय भट्ठियों में परमाणु ईंधन के रूप में एवं परमाणु बम आदि बनाने में किया जाता है। तो पिच ब्लेंड क्या है? यूरेनियम का एक अयस्क है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो इस तरह आपका मैप दिखाई देगा। इस तरफ वाले को इधर जो है अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम की बात करें तो यहाँ अरब सागर और पूर्व की बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी से जो तट यहाँ पर लगा है इसी को दक्षिणतम भाग को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल तट पर अवस्थित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन अवस्थित नहीं है? ये देखो, पुलिकट झील से लेकर कहाँ तक है? पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। इसी कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नागपट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। इसी कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु का शहर नागपट्टिनम अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागपट्टिनम। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो किसमें अवस्थित है चित्रकूट जलप्रपात? छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, आप इसको एक बार देख लें। अगला प्रश्न है ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं? अटलांटिक महासागर में। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ग्रीनविच यामोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी को दो पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? अब दूरी की इकाई इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हैं, पारसेक, प्रकाश वर्ष, नैविक और नॉटिकल मील और वर्ग मील। अब इसमें जो है ये पारसेक, नाविक, नॉटिकल मील और प्रकाश वर्ष ये सारी जो है दूरी की इकाई हैं, जबकि वर्ग मील दूरी का इकाई नहीं है। अब एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पारसेक, प्रकाश वर्ष या नॉटिकल मील दूरी की इकाई है, जबकि वर्ग मील किसकी है? क्षेत्रफल की इकाई है। अब इसमें देख लीजिए एक पारसेक कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष इतना और एक नॉटिकल मील 1.852 मीटर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 2 सूची दी हुई है, अब इसको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है। एक सूची में दिया है जनजातियाँ और दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र, मतलब कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना है। चुआर जनजाति जो है मिदनापुर में पाई जाती है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। कोल जनजाति
कोल जनजाति ये छोटा नागपुर में पाई जाती है। रामोसी पश्चिमी घाट में पाई जाती है और बघेरा जो है ओखा में पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 ऑप्शन सी, जुआर, मिदनापुर, कोल छोटा नागपुर, रामोसी पश्चिमी घाट और बघेरा ओखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 में। और कहाँ से प्रारंभ हुआ? ग्वालियर टैंक, बम्बई से प्रारंभ हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत हुई। ये अगला प्रश्न जो है मैथ्स के प्रश्नों को अभी हम छोड़ते हैं, इसको जो है एक अलग वीडियो में सारे मैथ्स के प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? तो पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा तथा बिहार में उगाई जाती है। उत्पादन प्रति हेक्टेयर 17 से 20 कुंटल तक, तेल की मात्रा 45 से 50% तक, कम बारिश क्षेत्र में भी भरपूर फसल देती है। तो पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? पीताम्बरी सरसों की, पीली सरसों की एक प्रजाति है। अब 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न, किस उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहती है? तो किस में रहती है? यूरिया में जो है नाइट्रोजन एमाइड के फॉर्म में रहती है। नाइट्रोजन एमाइड रूप में यूरिया में विद्यमान रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। इस प्रकार यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसे भूमि में मिलाने पर इसका जल अपघटन होता है और अमोनिया निकलती है। यह अमोनिया विभिन्न जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देती है, जो पौधों के लिए प्रयुक्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है नाइट्रोजन एमाइड का ये से संबंधित ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है जो वो, अब पोषक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो पोषक तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, माइक्रो एंड माइक्रो। एक को माइक्रो कहा जाता है और एक को मैक्रो कहा जाता है। ये क्या है? सूक्ष्म है, ये क्या दीर्घ है। अब वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों एवं जीवों में सूक्ष्म मात्रा में होती है। अब पौधों के विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है उनको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। और ये कौन कौन है सूक्ष्म पोषक तत्व? आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, क्लोरीन, बोरॉन, ये सब का क्या है? ये सारे जो हैं सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। वहीं जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है? बृहद पोषक तत्व। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। तो आप देख लें कौन कौन सा सूक्ष्म है और कौन बृहद पोषक तत्व होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न करंट से संबंधित है। करंट के प्रश्नों का अभी कोई औचित्य नहीं है इस पेपर में। अभी जो करंट पूछा जाएगा वो सारे नए करंट्स पूछे जाएंगे, तो इसलिए पुराना करंट यहाँ पर स्किप किया जाता है। अगला प्रश्न है 17वां, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक है। कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 50 सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब 18वां, 19वां और 20वां ये तीनों प्रश्न जो है करंट से संबंधित है। करंट के प्रश्नों को अब करने का कोई औचित्य नहीं है अभी यहाँ। अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ विकसित किया जा रहा है? अब तो विकसित हो गया है। जब ये प्रश्न पत्र बना था, ये जब इसका कंडक्ट कराया गया था इस पेपर को, तब ये निर्माणाधीन था। अब तो ये स्टार्ट हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में विकसित किया जा रहा है। अब तो इसका विकास हो गया है। इसका नामकरण रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया गया है। इसकी स्थापना केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो जो 4 नहरें दिया हुआ है इसमें हनुमानगढ़ नहर उत्तर प्रदेश में न अवस्थित होकर राजस्थान में अवस्थित है, जबकि धसान नहर, माता टीला नहर और बेतवा नहर ये कहाँ पर हैं? ये सारी जो हैं उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न भी करंट से संबंधित है, स्किप करते हैं इसको। 24वां प्रश्न भी करंट से संबंधित है। इस प्रश्न पत्र में 5 से 6 सवाल जो है करंट से पूछे गए हैं। तो 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है,
किस वर्ष से भारत के संविधान में प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? तो किस वर्ष जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्यों के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ध्यातव्य है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रकार जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 27वां प्रश्न बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद अर्थात PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो कौन थे? PN भगवती जी। लोकहितवाद अर्थात PIL के प्रवर्तक न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर रहे। लोकहितवाद का अर्थ है कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या संगठन किसी भी व्यक्ति या समूह के व्यक्तियों के समूह का अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति इसको आधार बनाकर न्यायालय में इनको न्याय दिलाने की पहल कर सकता है। इसी पहल को क्या कहा गया है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात लोकहितवाद। अगर ये व्यक्ति समूह निर्धन, अज्ञानता अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते। दीनहीन अगर कोई भी व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो अपने इस अधिकार को पाने के लिए उसका कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अगला प्रश्न है 28वां, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैन ऑफ एक्शन कहा? तो ये करंट से संबंधित है, स्किप करते हैं। अगला प्रश्न 29वां, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? तो किस वर्ष लिया? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने संगठन के रूप में जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इसे भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व प्रदान किया। तो कब? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1885। 1885 में राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया था। 30वां प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली है। तो पंचायती राज प्रणाली क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर अर्थात पंचायती स्तर पर लोगों की भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने में सक्षम बनाया जाता है। तो पंचायती राज प्रणाली क्या है? एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। तो इस प्रकार जो है ये 30 प्रश्न थे जो GIC की परीक्षा 2009 में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।